नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 1 अगस्त 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन वीडियो है। ये वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में बिहार स्पेशल का एक टॉपिक मैं करवाऊंगा जो इम्पोर्टेंट होता है आपके पीटी और मेंस एग्जामिनेशन को लेकर। और आज 1 अगस्त हो गया और 30 सितंबर को आपका एग्जामिनेशन है, तो 2 महीने से भी कम समय रह गया है। डेली मैं एक बार याद दिलाता हूं आपको न्यूज़पेपर के बहाने, ताकि आपका पढ़ने का जो फ्लो है वो टूटे ना, बना हुआ रहे। 2 महीने कम से कम कंटिन्यूअस पढ़िए, उसके बाद परिणाम जो होगा वो देखा जाएगा। पहले एफर्ट तो सही से लगाइए, परिणाम अपने हाथ में नहीं होता। अपने हाथ में क्या होता है, एफर्ट लगाना होता है। कितना आप मेहनत करते हैं ये आपके हाथों में होता है। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए हेडलाइन क्या है, तो हेडलाइन तो दैनिक जागरण का हमेशा एक ही रहता है। ये देखिए कितना ख़राब इन्होंने लिखा है। आपको पता है कि कहीं पर अगर दंगा फसाद होता है तो उसको लेकर गाइडलाइन होता है कि मीडिया पर्सन क्या करते हैं या मीडिया चैनल कभी भी दोनों पक्षों का नाम उजागर नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो दंगा फसाद होता है उसमें बढ़ोतरी नहीं होती है, बल्कि वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इन्होंने सीधे सीधे तौर पर ये हेडलाइन बनाया है जो मैं पढ़ भी नहीं सकता, इतना ख़राब हेडलाइन बनाया है। ठीक है, और पता ही हरियाणा के नूह में दंगा हो रहा है, तो हमें इस सब चीज़ों से क्या लेना देना। ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, ये अपने काम का नहीं है। आज का आर्टिकल डिस्कशन पर चलते हैं। आज का आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 आर्टिकल आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। तो पहले आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। वन संरक्षण को लेकर इतना ज़्यादा चर्चा हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्ट पारित हुआ है और उसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं जगह जगह कि वन संरक्षण को जो जानने वाले लोग हैं, जो उसके विशेषज्ञ हैं, वो बोल रहे हैं कि ये एक्ट जो है ये व्यापारियों के दृष्टिकोण से बनाया गया है, सरकार ने अपने दृष्टिकोण से बनाया है। और दोनों पक्षों के हम बात को ध्यान से सुन लेंगे, पढ़ लेंगे और अपना पक्ष एक बनाकर रख लेंगे। ओके, चलिए देखते हैं आर्टिकल क्या है आज का। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है ये वन संरक्षण पर। क्या है कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोकसभा द्वारा वन संरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया। यह विधेयक भारतीय वन अधिनियम 1927 या किसी अन्य कानून के तहत संरक्षित क्षेत्र के दायरे को वन के रूप में घोषित या अधिसूचित भूमि तक सीमित करते हुए कठोर प्रावधान लागू करता है। वनों की पिछली अधिक उदार परिभाषा से यह विचलन विशाल वन भूभाग को खतरे में डाल सकता है और अवर्गीकृत वन को इनके दायरे से बाहर कर सकता है, जो कि भारत के कुल वन आवरण का लगभग 15% है। अवर्गीकृत वन ऐसे वन जिनका वर्गीकरण नहीं किया गया है, जो सरकारी आंकड़े के तहत वन में नहीं आते हैं, वो भारत के वन का 15% है। और इनको वन के परिभाषा से भारत सरकार क्या कर रही है, बाहर कर रही है, जिससे क्या होगा, इनको काटना समाप्त करना आसान हो जाएगा, यानी पर्यावरण का नुकसान पहुंचेगा, ऐसा मानना है इन लोगों का। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह वन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन नहीं करेगी, लेकिन इस संदर्भ में वन आश्रित सामुदायिक अधिकारों को लेकर चिंताएं उत्पन्न हो रही हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हैं कि इससे जुड़े हुए समस्याएं कौन कौन सी हैं। आपसे क्या क्या पूछेगा कि भाई संशोधन को लेकर कौन कौन सी चिंताएं हैं और उसका समाधान क्या है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। तो मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटी में भी फैक्ट पूछ सकता है आपसे। संशोधन में वन की परिभाषा को 25 अक्टूबर 1980 के बाद से सरकारी रिकॉर्ड में वन फॉरेस्ट के रूप में दर्ज क्षेत्र तक सीमित करने का प्रस्ताव है। 1980 के बाद जो भी सरकारी रिकॉर्ड में फॉरेस्ट हैं उन्हीं को अधिसूचित किया जाएगा इसके परिभाषा में, बाकी को इससे बाहर रखा जाएगा। यह संशोधन वन माने जाने वाले क्षेत्र के दायरे को पुनः परिभाषित करने का प्रयास करता है, जहां निर्दिष्ट तिथि के बाद इस रूप में दर्ज नहीं किए गए क्षेत्रों को अपवर्जित कर देता है। ओके, सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 1996 के निर्णय को अमान्य करता है। दूसरा, इसमें यह चिंता व्यक्त की जा रही है इस संशोधन का TN गोदावरमन बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय 1996 के ऐतिहासिक निर्णय को अमान्य करने या उसके उल्लंघन के रूप में असर पड़ेगा, जहां सरकारी रिकॉर्ड की सीमा से परे सभी प्राकृतिक परिस्थिति तंत्रों को शामिल करने के लिए वन के अर्थ का विस्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि सरकारी रिकॉर्ड के सीमा के बाहर का भी अगर कोई पेड़ पौधा है, पारिस्थितिक तंत्र है, तो वो सब वन में घोषित होंगे। किस मामले में कहा था? तो इसी मामले में 1996 में कहा था। लेकिन अब भारत सरकार क्या कर रही है, इसको बाहर कर रही है कि भाई अवर्गीकृत जो भी फॉरेस्ट हैं उनको हम वन के रूप में परिभाषित नहीं करेंगे। विशाल वन क्षेत्रों के लिए कानूनी सुरक्षा की हानि होगी। इस संशोधन के परिणाम स्वरूप हजारों वर्ग किलोमीटर वन, जो भारत के कुल वन क्षेत्र का लगभग में 27.62% है, अपनी कानूनी सुरक्षा खो देंगे। उनको जो कानूनन सुरक्षा मिला हुआ है, उनको जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है, वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यह क्षेत्र अभिलिखित वन क्षेत्र
रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की सीमा के बाहर स्थित हैं उनको क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन उनका समाप्त हो जाएगा। भारत वन की हानि की वर्तमान स्थिति क्या है भाई? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2001 से 2018 के बीच में 31,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र की हानि हुई है। ये मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ गुरु। यहाँ से पॉइंट बनाकर आप लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये मैं आपको बहुत उच्च लेवल का पढ़ा रहा हूँ, जिसको यूपीएससी और आईएएस वगैरह के लिए पढ़ते हैं। बीपीएससी का पैटर्न बिल्कुल बदल गया। अगर ये सब चीज़ें आप नहीं पढ़ पा रहे, नहीं टॉलरेट कर पा रहे, तो यकीन मानिए आपको बीपीएससी मेंस में बहुत दिक्कत होने वाला है। तो इसलिए पढ़ने की आदत डालिए, थोड़ा सा कठिन, थोड़ा सा अलग स्तर की पढ़ाई कीजिए। अगला क्या है? खनन, बांध, सड़क, शहरीकरण जैसे विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों ने इन व्यापक वन क्षरण में योगदान दिया है। व्यापक वन क्षरण हुए, 31,000 वर्ग किलोमीटर वन तबाह हुए हैं। क्यों हुए हैं? तो ये कारण है जिसके कारण से वन तबाह हुए हैं। भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि वन हानि के मामले में भारत विश्व के शीर्ष 10 देशों में शामिल हैं। वन हानि के मामले में हम शीर्ष 10 देशों में शामिल, जहां पर वन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है, उनके शीर्ष 10 के देशों में हम लोग शामिल हैं। यह चिंताजनक रैंकिंग इस मुद्दे की गंभीरता और पारिस्थितिक स्थिरता और जैव विविधता पर इसके संभावित प्रभाव को उजागर करता है। ये रैंकिंग तो चिंताजनक है ही भाई, कि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा वन को नुकसान क्यों पहुँचाया जा रहा है। वन हानि की बढ़ती प्रवृत्ति, 2 दशक में वन हानि की स्थिति में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है। 2 दशक में पर्यावरण को लेकर जागरूकता ज़्यादा हुई है, तो वन हानि कम होने की जगह पर वन हानि जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। डिफॉरेस्टेशन और भी ज़्यादा हो रहा है, खूब सारे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। वनों की कटाई या निर्वनीकरण, डिफॉरेस्टेशन, यह वृद्धि पारिस्थितिक संतुलन, वन्य जीव परिवास और जलवायु परिवर्तन समन प्रयासों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। प्रस्तावित संशोधन के क्या प्रभाव हो सकते हैं? संरक्षित क्षेत्र में कमी होगी। जैसे ही आप उनको जो लीगल प्रोटेक्शन मिला हुआ है वनों को, वो आप जैसे ही समाप्त करोगे तो क्या होगा, उनका जो संरक्षित क्षेत्र है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, अंधाधुंध कटाई शुरू हो जाएगी। संशोधन के तहत वनों की कठोर परिभाषा से कई ऐसे क्षेत्रों का वन के रूप में वर्गीकरण समाप्त हो सकता है, जिन्हें पहले वन माना जाता था। पहले जिनको वन माना जाता, आज उनको क्या माना जाएगा? कुछ भी नहीं माना जाएगा। यहाँ पर आसानी से फैक्ट्री लग सकती है, इनको काट के सड़क बनाया जा सकता है, पुल बनाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रोटेक्टेड एरियाज की संख्या में कमी आ सकती है, जिससे वनों का विशाल क्षेत्र अतिक्रमण और विकास गतिविधियों के प्रति संवेदनशील हो जाएगा। वन समाप्त होते तो सिर्फ वन का नुकसान नहीं होता है, उसमें रहने वाले जीवों का नुकसान होता है, मृदा का क्षरण होता है। एक पेड़ जब खड़ी होती है तो बहुत सारा मिट्टी को बांध कर रखती है वो। जब आप पेड़ काटते तो सिर्फ पेड़ नहीं काटते हैं, आप मृदा को भी नुकसान पहुंचाते हैं, मिट्टी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं की हानि हो सकती है। यह कानूनी संरक्षण के साथ पर्यावरण विनाश का उच्च जोखिम उत्पन्न करेगा, जिससे जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। जल सुरक्षा, कार्बन पृथक्करण, जलवायु प्रत्यास्था, इन सभी के कारण, इन सभी के जो जलवायु परिवर्तन है या कार्बन जो पृथक्करण है, इन सभी में कमी आ जाएगी। पर्यावरणीय क्षरण की क्या बात हो रही है भाई? कमजोर वन संरक्षण उपाय प्राकृतिक संसाधनों के असंवहनीय दोहन, जैसे लॉगिंग, खनन, अन्य गतिविधियों के द्वार खोल सकते हैं। जहां मर्जी वहां खनन करो, कोई रोकने वाला है ही नहीं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, वन कार्बन पृथक्करण, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन क्या करते हैं? इस शब्द का मैं सामान्य में कार्बन पृथक्करण का आपको मतलब समझाता हूँ। पेड़ जो होते हैं, पेड़ क्या करते हैं भाई? तो पेड़ कार्बन को वायुमंडल से अलग करते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं आपको। यानी कि कार्बन का जो पृथक्करण का काम पेड़ पौधे कर रहे हैं, वो भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, कम हो जाएगा। वन संरक्षण कमी का परिणाम स्वरूप निर्वनीकरण बढ़ सकता है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन में वृद्धि होगी, जिससे जलवायु परिवर्तन से मुकाबले में भारत के प्रयास जो हैं वो प्रभावित होंगे। पारिस्थितिक संपर्क की हानि होगी। कठोर मानदंड पारिस्थितिक संपर्क, इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी और वन्यजीव गलियारे, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को बाधित कर सकते हैं। हाथियों के गुजरने के लिए वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर होता है, उसमें बीच वन वगैरह होते हैं, भले ही उसमें से हाईवे जा रहा हो, लेकिन वन होते हैं। वो वन आप काट देंगे तो खुले में हाथी बाघ घूमेंगे, वो और भी ज़्यादा मानव और जानवर संघर्ष देखने को आपको मिल सकता है। और क्या होगा?
मानव जानवर संघर्ष में हमेशा जीतता कौन है? तो मानव जीतता है, जानवरों को मार दिया जाता है। संरक्षण प्रयासों में निहित चुनौतियां हैं बहुत सारे। देखिए क्या है, पर्यावरणविदों और संरक्षणविदों के पारिस्थितिक तंत्र एवं वन्य जीवों की सुरक्षा में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि संशोधन की सीमाएं भेद या संवेदनशील क्षेत्र के संरक्षण के उनके प्रयासों में बाधक बन सकती है। कैग की रिपोर्ट में उजागर हुआ है, वेरी गुड रेफरेंस पॉइंट है आपके लिए, बहुत ही अच्छा रेफरेंस पॉइंट है आपके लिए, इसको नोट डाउन कीजिएगा कि भारत में कई चिड़ियाघर केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंड और मानकों का पालन नहीं करते हैं। अपर्याप्त पशु बार, बदतर अपशिष्ट प्रबंधन, अपर्याप्त पशु चिकित्सा सुविधाएं जैसे सामान्य पशु कल्याण चिड़ियाघरों के पर्यावरण प्रभाव के बारे में चिंता उत्पन्न करते हैं। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा कि नए संशोधन के कौन कौन से निगेटिव पॉइंट हैं, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण वन संरक्षण कानून में संशोधन बहुत दिनों बाद किया गया है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कौन सा टॉपिक है। देखिए क्या है, वरिष्ठ नागरिकों का सशक्त बनाना, वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाना। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री ने सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन SAGE आपसे ऐसे ही पूछ लेगा कि किससे बिलोंग करता है, किसके संरक्षण के लिए या किन के लिए ये योजना चलाई जा रही है, तो सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनके लिए योजना चलाई जा रही है। पोर्टल बनाया गया, पोर्टल, ये पोर्टल किससे संबंधित है? सीनियर सिटीजन से संबंधित है। सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी पोर्टल के अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में मूल्यांकन जानकारी प्रदान की गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के राज्य मंत्री ने ये जानकारी प्रदान की है। अब इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है भाई, ये पहल भारत के वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं और चिंताओं को संबोधित करने, नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर प्रदान करने, वरिष्ठ आबादी के समग्र कल्याण को सुनिश्चित करने में सहायक होगी। देखिए आश्रित जनसंख्या जो होती है, जैसे 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चे और आपके 60 साल से अधिक उम्र के जो वरिष्ठ होते हैं, इनको आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। इनको केयर की ज़रूरत पड़ती है, इनको थोड़ा सा केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो सरकार का एक काम होता है कि आश्रित जनसंख्या की अच्छे से देखभाल किया जाए, इसीलिए इस तरह की योजनाएं लाई जाती हैं, बहुत सारी योजनाएं। अब जिनको पेंशन मिलता है इस उम्र में, उनकी लाइफ थोड़ी सी अच्छी हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसे भी तो होंगे जो जब तक शरीर उनका काम करा तब तक उन्होंने काम किया, अब शरीर काम करना बंद कर दिया है तो अब वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कैसे जिएंगे? तो इस चीज़ को लेकर वयोवृद्ध जो होते हैं या सीनियर सिटीजन होते हैं, उनको लेकर अलग अलग भारत सरकार योजनाएं बनाती है। देखिए क्या है सेज पोर्टल के बारे में। सेज पोर्टल सिल्वर अर्थव्यवस्था सेगमेंट में निवेश करने हेतु उद्यमियों स्टार्टअप को आकर्षित करने के लिए उत्प्रेरक रूप में कार्य करता है, जो वरिष्ठ देखभाल समाधान हेतु नवाचार को बढ़ावा देता है। सेज वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवारों सहित हितधारकों को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पादों एवं सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला खोज तक पहुंचने के लिए सुविधाजनक वन स्टॉप एक्सेस प्रदान करता है। ये सेज पोर्टल जो है, ये वृद्ध जो व्यक्ति हैं उनको या उनके किसी रिश्तेदार को उनके लिए सुविधाएं खोजने में मदद करेगा। सरकार एक सुविधा प्रदाता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो वरिष्ठ नागरिकों को सेज पोर्टल के माध्यम से पहचाने गए स्टार्टअप द्वारा पेश उत्पाद और सेवाओं तक पहुँच में सक्षम बनाती है। तो सेज पोर्टल का काम क्या है मूल रूप से? तो जो नए नए स्टार्टअप हैं जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए काम कर रहे हैं, उनको जोड़ देना, किससे? तो उनको वरिष्ठ नागरिकों से जोड़ देना। चयनित स्टार्टअप विचारों को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के माध्यम से प्रति परियोजना 1 करोड़ रुपये तक की इक्विटी समर्थन प्राप्त होगा। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि स्टार्टअप में कुल सरकारी इक्विटी 49% से अधिक न हो। अब सिल्वर अर्थव्यवस्था एक टर्मिनोलॉजी आया था, ये आपसे शॉर्ट फॉर्मेट में भी पूछ सकता है, पीटी में भी पूछ सकता है कि सिल्वर अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, सिल्वर इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं। सिल्वर अर्थव्यवस्था वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, उपभोग की प्रणाली है, जिसका उद्देश्य वृद्ध व उम्रदराज लोगों की क्रय क्षमता का उपयोग करना तथा उनकी खपत, जीवन व स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करना। ये किस में आता है? वृद्ध लोग जो खपत करते हैं, जो उपभोग करते हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें होती है, इनको पूरा करने के लिए जो इकोनॉमी काम करती है उसको सिल्वर इकोनॉमी, सिल्वर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। सिल्वर अर्थव्यवस्था का विश्लेषण सामाजिक जेरोंटोलॉजी, उम्र बढ़ने का अध्ययन के क्षेत्र में एक मौजूद आर्थिक प्रणाली के रूप में नहीं, बल्कि उम्र बढ़ने की नीति के एक साधन तथा बढ़ती आबादी के लिए एक संभावित आवश्यक उन्मुख आर्थिक प्रणाली बनाने के राजनीतिक विचार के रूप में किया जाता है। इसका मुख्य तत्व एक नए वैज्ञानिक अनुसंधान व कार्यक्रम प्रतिमान के रूप में जेरोंटो टेक्नोलॉजी, वृद्ध लोगों से संबंधित प्रौद्योगिकी को क्या कहा जाता है? जेरोंटो टेक्नोलॉजी, इसको बढ़ावा देना है। तो सिल्वर अर्थव्यवस्था पता चल गया। अब सेक्रेट पोर्टल क्या है भाई?
तो सेक्रेट पोर्टल वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाता है, उन्हें पुनः रोजगार के अवसर प्रदान करता है। यह पोर्टल विशेष रूप से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को लक्षित करता है। इस आयु वर्ग के जरूरत और आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। यह पोर्टल वरिष्ठ नागरिकों को उनकी प्राथमिकता और कौशल से मेल खाने वाले उपयुक्त रोजगार और कार्य विकल्प खोजने का अवसर प्रदान करता है। वरिष्ठ नागरिक जो हैं वो भी, उनको भी काम करवा रहे हैं, तब जाके उनको कुछ भी मिलेगा। तो ये सेक्रेट पोर्टल भारत सरकार ने बना दिया है कि देखो भाई साहब, अगर आपको काम करना इस उम्र के बाद भी तो आप काम कर सकते हो, आपको आपकी योग्यता और आपकी शारीरिक क्षमता के हिसाब से काम मिल जाएगा। सेक्रेट पोर्टल एक आभासी मिलान प्रणाली को नियोजित करता है जो अनुभवी व्यक्तियों की तलाश करने वाले निजी उद्यम के साथ वरिष्ठ नागरिकों की प्राथमिकताओं को संरेखित करता है। रोजगार के अवसर के माध्यम से सेक्रेट पोर्टल वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने में सहायता करता है और बाहरी समर्थन पर उनकी निर्भरता को कम करता है। इससे क्या होगा, थोड़ा बहुत कमा भी लेंगे। और अटल अभ्युदय वयो अभ्युदय योजना क्या है, इसके बारे में देखते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को समग्र सहायता प्रदान करना इसका मुख्य लक्ष्य है। अटल अभ्युदय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? वरिष्ठ नागरिकों को जो समग्र सहायता प्रदान करना इसका मुख्य लक्ष्य है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम है एक चलाया गया। यह घटक कार्यान्वयन एजेंसियों को वरिष्ठ नागरिकों के गृह को चलाने बनाए रखने के लिए सहायता प्रदान करता है। गरीब वरिष्ठ नागरिकों के लिए आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल, मनोरंजन के अवसर प्रदान करता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। यह राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों को प्रशिक्षित वृद्ध देखभालकर्ताओं के एक नए समूह का निर्माण करने, मोतियाबिंद अभियान चलाने, निर्धन वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य राज्य वरिष्ठ कल्याण गतिविधियों को लागू करने हेतु अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके तहत इसमें कौन कौन सी योजनाएं हैं? तो राष्ट्रीय वयोश्री योजना है, जिसके तहत क्या किया जाता है, यह जो घटक है आयु संबंधी अक्षमताओं से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को सहायक जीवन उपकरण प्रदान करता है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना क्या करता है? सहायक जीवन उपकरण। मान लीजिए कोई वरिष्ठ नागरिक हैं, वो बहरे हो गए तो उनको कान की मशीन, कोई सही से देख नहीं पाते तो उनको चश्मा प्रदान करना, या कोई भी जीवन को जो यंत्र चाहिए होता है उनको जीवन जीने के लिए उस उम्र में वो प्रदान करता है। उनकी शारीरिक क्रिया को बढ़ाता है, उनकी अक्षमताओं पर काबू पाता है। ये राष्ट्रीय वयोश्री योजना को ध्यान में रखिएगा, 2018 के आसपास लाया गया था। इसको इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। एल्डर लाइन वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर चलाया गया है और ये 14,567 नंबर है। इस पर टोल फ्री पर आप कॉल करके इनसे ले सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। किसको मैंने बताया? अटल वयोश्री योजना, वयो अभ्युदय योजना, सेज पोर्टल, सेक्रेट पोर्टल, इनको ध्यान में रखिएगा। पीटी मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ओके, अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। देखिए, सेना में नए युग के हिसाब से, नए समय के हिसाब से काफ़ी सारे सुधार हो रहे हैं। तो साइबर युद्ध और अंतरिक्ष युद्ध की क्षमताएं बढ़ाने पर अब ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, क्योंकि युद्ध अब नए क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, नए नए वॉरफेयर बनाए जा रहे हैं, नए नए तरीके के टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, जिसके कारण युद्ध का विस्तार जो है वो जल, थल, वायु से बढ़कर अब अंतरिक्ष में भी चला गया है और साइबर स्पेस में भी युद्ध की बात होती है अब। तो 3 थिएटर कमांडो के गठन की दिशा में आगे बढ़ने के साथ ही सैन्य मामलों का विभाग साइबर अंतरिक्ष क्षमताओं का भी विस्तार एवं अपग्रेडेशन करने पर मंथन कर रहा है। साइबर व अंतरिक्ष क्षेत्र में खतरों से निपटने इन क्षेत्र में भारत की आक्रामक क्षमता के निर्माण के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल पहले डिफेंस साइबर एजेंसी और डिफेंस स्पेस एजेंसी गठन को मंजूरी दे दी थी। इन एजेंसियों का नेतृत्व सेना के मेजर जनरल रैंक के अधिकारी करते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि साइबर वॉर होता क्या है, उसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय के दिशा निर्देश में विशेषज्ञ समिति गठन किया, जिसका उद्देश्य चीन की सरकार संबंधित उन चीनी प्रौद्योगिकी कंपनियों के बारे में जानकारी एकत्र करना है जिन पर भारतीय नागरिक और संगठनों को निगरानी का आरोप लगा था। याद कीजिए, गलवान के बाद भारत सरकार ने बहुत सारे ऐप वगैरह को बैन किए थे। चाइनीज़ ऐप को क्यों किया था? क्योंकि वो चाइनीज़ ऐप भारत के लोगों का डेटा, भारत के सेना से जुड़े हुए लोग अगर उस ऐप को उपयोग करते तो उनका डेटा, सारा डेटा चाइनीज़ सर्वर पर भेजता था, जिससे किसी की भी प्रोफाइलिंग की जा सकती है। प्रोफाइलिंग का मतलब क्या होता है? आपके बारे में मुझे मान लीजिए 600 डेटा मिल गया। आपने कहाँ से पढ़ाई की है, आपको क्या क्या पसंद है, आप किस कलर के कपड़े पहनते हैं, क्या भोजन करते हैं, कौन से क्रिकेट टीम को फॉलो करते हैं, तो इस पर आधार पर मैं क्या बना दूंगा, आपका एक प्रोफाइल बना दूंगा कि इस आदमी को ये चीज़ें पसंद हैं। इससे क्या होगा, आपके ऊपर मुझे निगरानी रखना या आपको फिशिंग करना आसान हो जाएगा, है ना। तो ये प्रोफाइलिंग कहते हैं इसको। अलग अलग डेटा आपका प्रोफाइलिंग होता है, सब जगह होता है। जो भी इंटरनेट यूज करते हैं उन सब का प्रोफाइलिंग होता है। जो गूगल है, जैसे तो गूगल आपके फ़ोन में आपका इंस्टॉल किया हुआ है आपने, तो वो आपके सारे डेटा को रखता है और उसी हिसाब से आपको ऐड दिखाता
है, जो कलर आपको पसंद है, जो आप खाना खाते हैं ये भी उसको पता है, सब कुछ आपके बारे में पता है। जो लोग स्मार्ट वॉच पहनते हैं आजकल जो चला है, तो उनके हर एक एक्टिविटी, उनका तो हार्ट का रेट और ब्लड प्रेशर और उनका शुगर तक पता रहता है कंप्यूटर को और गूगल को। तो उस हिसाब से आपको ऐड दिखाए जाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, प्रोफाइलिंग कहा जाता है। ये अलग अलग ऐप के माध्यम से डेटा एकत्र किए जाते हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं इस तरह के साइबर हमलों के खतरे से चिंतित है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका का रक्षा विभाग संगठनों की निजी और गुप्त सूचनाओं को चोरी करने वाले मालवेयर वायरस सॉल्थफुल मीडिया की पहचान उजागर की, जिसमें यह बताया गया कि इस मालवेयर का प्रयोग भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मलेशिया, रूस, यूक्रेन में नागरिक और संवेदनशील रक्षा प्रतिष्ठानों को लक्ष्य बनाकर साइबर हमला प्रारंभ करने के लिए किया जा रहा था। इसका उपयोग साइबर हमले से क्या तात्पर्य, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। वो तो कुछ एग्जाम्पल आपको दे दिया मैंने। साइबर हमला वाक्यांश का प्रयोग आतंकवादी गतिविधियों में इंटरनेट के माध्यम से किए जाने वाले हमले को संबोधित करने के लिए किया जाता है। इनमें कंप्यूटर वायरस जैसे साधनों के माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क में जानबूझकर बड़े पैमाने पर किया गया व्यवधान शामिल है। जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर है, उसको हैक कर लिया जाए, दूसरे बैठ कर फिशिंग कर लिया। फिशिंग जानते होंगे ना, फिशिंग का मतलब होता है कि आपको फेसबुक जिस पर आप लॉगिन करते हैं, मान लीजिए आपको उसका डुप्लीकेट बनाकर दे दिया जाए। आप जैसे ही उस पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे, वो जो सर्वर है वो क्या करेगा, आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मेरे पास ईमेल कर देगा। कॉलेज में ये सब चीज़ किया है मैंने, इसलिए मुझे पता है इन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो ये फिशिंग कहलाता है। तो इस तरह की चीज़ों से क्या होता है, आपका सारा डेटा मेरे पास आ जाएगा। तो ये तो मैंने फिशिंग की। अब एक मॉलवेयर मैंने बना दिया, छोटा सा प्रोग्राम होता है, 20 लाइन का भी एक प्रोग्राम हो सकता है, कोड हो सकता है, जो मॉलवेयर का काम करता है। वो मैंने क्या किया, आपको मेल कर दिया। आपने जैसे ही उस मेल पर क्लिक किया, आपके कंप्यूटर या आपके फ़ोन में वो इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद आपका पूरा निगरानी मैं यहीं से बैठे बैठे कर सकता हूँ। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मालवेयर के द्वारा अटैक करना, किसी कंप्यूटर को बाधित करना, डेटा चुराना, किसी कंप्यूटर पर कंट्रोल कर लेना, रिमोट एक्सेस ले लेना, यहाँ से बैठे बैठे रिमोट एक्सेस ले लेना किसी भी कंप्यूटर का। ये सब क्या कहलाता है, यही सब साइबर हमलों के तहत आता है। जिसमें और भी क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए भारत का परमाणु संयंत्र है। परमाणु संयंत्र जैसे ईरान का परमाणु संयंत्र था, इस पर इजराइल ने अटैक किया था मालवेयर के द्वारा और तबाह कर दिया था। सोचिए, दूर बैठे बैठे एक परमाणु संयंत्र को तबाह कर दिया गया कंप्यूटर के द्वारा, मालवेयर के द्वारा, क्योंकि ईरान पर सो कॉल्ड आरोप लगे थे कि वो परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये किसके द्वारा हुआ था, ये साइबर वॉर कहलाएगा। आपका भारत का बिजली संयंत्र है, जो कोई एक बिजली संयंत्र मानिए उसको हैक करके उसको बंद कर दिया जाता है, तो क्या होगा, तुरंत के लिए पब्लिक जो है वो पैनिक में आ जाएगी, सबके बिजली गुल हो जाएंगे। ये क्या कहलाता है, ये साइबर वॉर का नया तकनीक है। पिछले साल पूरे मुंबई की एक साथ में बिजली गुल हो गई थी। वो साइबर वॉर का ही नतीजा था, किसी ने साइबर अटैक किया था। मुंबई की लोकल ट्रेन तक बंद हो गई थी, पूरा मुंबई स्थिर हो गया था, रुक गया था, बहुत बड़ी हानि हुई थी। ये किसका उदाहरण है, तो साइबर वॉर का ही उदाहरण होता है। इसको पता होना चाहिए था आपको। बताता हूँ अगला क्या है, देखिए यहाँ पर कि साइबर हमले जगत में विरोधियों के बीच होने वाली एक रणनीतिक प्रतियोगिता है। इसके माध्यम से विभिन्न देश व्यापक स्तर अपने देश के नागरिक या अन्य देश के नागरिक या रक्षा प्रतिष्ठानों की गोपनीय सूचना एकत्र करने में सक्षम हो जाते हैं। साइबर हमले किसी कंप्यूटर अपराध के रूप में अधिक सामान्य तरीके से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि वास्तविक दुनिया के बुनियादी ढांचे, संपत्ति या किसी के जीवन को हानि पहुंचाए बिना किसी कंप्यूटर नेटवर्क को लक्षित कर उसे क्षति पहुंचाना। डायरेक्टली किसी ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुंचाते, बिना ब्लड के वॉर होता है, ये वॉर होता है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में हानि पहुंचाई। देश के बैंकिंग सिस्टम को तबाह कर देते हैं, उसके बाद से देश के रक्षा डिफेंस को तबाह कर दे, आपके सैटेलाइट को बंद कर सकते हैं, टीवी नेटवर्क को बंद कर सकते हैं, मोबाइल नेटवर्क को बंद कर सकते हैं। ये सब कुछ एक क्लिक में पॉसिबल होता है। तो इसको क्या कहा जाता है, साइबर वॉर का। साइबर हमले की व्यापकता क्या है, अब यहाँ पर एक बार देख लीजिए। साइबर हमले का क्षेत्र अति व्यापक है। यह सामाजिक, जैसे मान लीजिए कोई एक अफवाह फैला दी। अफवाह मूवी देखिएगा, कुछ लोग आप लोगों ने कुछ दिन पहले ही आई है, देखिएगा तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। मान लीजिए कोई अफवाह फैला दी गई कि भाई इस एरिया में जो है वो दंगा फसाद हो रहा है, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को मार रही थी। सामाजिक स्तर पर साइबर हमला के द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। मानिए आपके जितने इलाके के फ़ोन हैं उन सब पर एक साथ मैसेज आ जाए कि यहाँ पर अटैक हो रहा है, दूसरे मंदिर में किसी मंदिर को तोड़ दिया गया, किसी मस्जिद को तोड़ दिया गया। ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं वो सब कुछ पॉसिबल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आर्थिक, स्टॉक एक्सचेंज, आरबीआई को हैक कर, पिछले साल बांग्लादेश के रिजर्व बैंक को हैक कर लिया गया था और उसको भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया गया था। उसके बाद से क्या है, राजनीतिक, सांस्कृतिक। राजनीतिक में कौन सा एग्जांपल आएगा, जैसे ट्रंप ने जब चुनाव लड़े थे ट्रंप, तो उस समय में ये रूस के कुछ हैकरों ने, रूस के सरकार के द्वारा जो समर्थित हैकर होते उन लोगों ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को बाधित कर दिया था।
तो इसको लेकर भी काफ़ी सारे आरोप लगे थे। राजनीतिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक तथा सैन्य क्षेत्रों को काफ़ी हानि पहुंचाया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका 85% साइबर हमले आर्थिक क्षेत्र से संबंध रखने वाले प्रतिष्ठानों जैसे छोटे बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि उत्तर कोरिया के एक हैकिंग ग्रुप बीगल बॉयज़ भारत समेत विभिन्न देशों की बैंकिंग प्रणाली को हैक करने का प्रयास कर रहा है। बीगल बॉयज़ कहाँ का है? तो ये उत्तर कोरिया। जैसे एनोनिमस, आपने नाम सुना होगा, एनोनिमस एक ग्रुप है हैकिंग का जो बहुत बड़े हैकिंग करते हैं, पूरे दुनिया भर में बदनाम है एनोनिमस। उनका नाम सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। एनोनिमस का मतलब ही होता है जिसका कोई नाम हो ही ना। इथिकल हैकर भी होते हैं एक। इथिकल हैकर क्या होते हैं? ये अच्छे काम के लिए हैक करते हैं। जैसे मान लीजिए एसबीआई के जो है इथिकल हैकर को हायर करती है कितनी ही बार बैंक को। क्यों हायर करती है? ये क्या करते हैं, एसबीआई की वेबसाइट पर जाएंगे, उसको हैक करने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होता है, पता चलता है कि कहाँ कहाँ पर कमियाँ हैं और उसको सुधार कर दिया जाता है। इसको इथिकल हैकिंग कहा जाता है, अच्छे सुधार के लिए हैकिंग का। इसी तरह से ब्लैक हैट होते हैं, ब्राउन हैट होते हैं, बहुत सारे हैकर होते हैं अलग अलग। अगला क्या है, अमेरिकी न्याय प्रशासन ने 5 वर्ष 5 चीनी सैन्य अधिकारियों पर अभियोग चलाया, जिस पर यूएस स्टील, जेपी मॉर्गन, वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिकल, सोलर वर्ल्ड, यूनाइटेड स्टील वर्कर्स जैसी कंपनी का डेटा चोरी करने का आरोप लगाया गया था। सैन्य क्षेत्र में साइबर हमले साइबर वॉरफेयर के सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्रों में से एक हैं। कुछ समय पूर्व ही रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी से संबंधित सैंडवर्म टीम ने संयुक्त राज्य अमेरिका, पोलैंड, यूक्रेन, यूरोपियन यूनियन, नाटो संबंधित अन्य सैन्य प्रतिष्ठानों पर बहुत खतरनाक तरीके का हमला किया था। जब रूस यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तो आधा से ज़्यादा वॉर तो साइबर में लड़ा है इन्होंने, साइबर स्पेस में इन्होंने वॉर लड़ा है। ओके, साइबर सुरक्षा ढांचे का आधुनिकीकरण की आवश्यकता क्यों है, इन्होंने अलग शब्द लिखा है। राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग। देखिए, जैसे आप जल के लिए नेवी रखते हैं, थल के लिए आर्मी रखते हैं और एयर के लिए एयरफोर्स को रखते हैं, वैसे ही आने वाले समय में आपको साइबर के लिए साइबर आर्मी गठित करनी पड़ेगी। क्योंकि अगला डायमेंशन यही होगा जहां पर व्यापक युद्ध होंगे। अगला डायमेंशन जो होगा वो अफवाहों का युद्ध होगा, प्रोपेगेंडा का युद्ध होगा, झूठ का युद्ध होगा। तो ये फैलाकर समाज को दूर बैठे बांटने की कोशिश की जा सकती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है, इसलिए भी इसकी आवश्यकता है। एक जटिल डोमेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अधिक समावेशी प्रकृति के कारण साइबर स्पेस एक जटिल डोमेन बन गया, जिसको समझना अब उतना आसान रहा नहीं। एक फ़ोटो देखकर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ओरिजिनल है या एआई द्वारा क्रिएटेड इमेज है। एक नज़र में तो नहीं लगा सकते, फिर आप उसको फ़ोटो को जब प्रोसेस करेंगे तब आपको उसके बारे में पता चलता है, जो तकनीकी व कानूनी प्रकृति की समस्याओं को जन्म देता है। डेटा संरक्षण की चुनौती भी है, 21वीं सदी मुद्रा के समान महत्वपूर्ण हो गया है। भारत की विशाल जनसंख्या के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जैसे गूगल, अमेजन यहाँ पर पहुँच बनाने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए डेटा संप्रभुता, हमारे देश का जो डेटा है ये बाहर नहीं जाना चाहिए। हमारे नागरिक क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हमारे बैंकिंग डेटा, ये कभी भी बाहर नहीं जाना चाहिए। डेटा संप्रभुता होनी चाहिए, डेटा सॉवरेंटी, ये टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखिएगा। मतलब कि देश का डेटा जो है वो देश में ही रहना चाहिए, देश में ही सर्वर होना चाहिए। गूगल का सर्वर अमेरिका में नहीं होना चाहिए, होना भी चाहिए तो वहाँ पर हमारे डेटा नहीं जाने चाहिए। इसको ध्यान में रखिएगा। डेटा स्थानीयकरण पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। साइबर सुरक्षा के समक्ष चुनौती कौन कौन सी है? मानव संसाधन की कमी है, साइबर सक्रिय डिफेंस का अभाव है, विनियामक संगठनों की कार्यप्रणाली में एकरूपता का अभाव है, फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैलाया जाता है। भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 बनाया है, अब 2022 भी आगे कुछ दिनों में आ जाएगा। भारत में भी डेटा प्रोटेक्शन को लेकर कोई भी लॉ नहीं है। जस्टिस श्री कृष्ण सिंह समिति बनाया गया था जिसने डेटा प्रोटेक्शन को लेकर सुझाव दिए हैं, लेकिन लॉ आज तक नहीं बनाया गया, भारत में अभी भी पारित नहीं किया गया है। तो इसको लेकर चिंताएं व्यक्त की जाती हैं। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। पढ़ने में अगर मज़ा आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, काफ़ी कुछ मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। मूल पर्पस यही होता है कि आप सीख जाएँ, बाकी चीज़ें तो धीरे धीरे हो ही जाएगा। आप लोग बुद्धिमान लोग होते हैं, कोई बेवकूफ़ थोड़ी ना होता है पीसीएस की तैयारी करने वाला। आपको एक हिंट की ज़रूरत होती है। साइबर स्पेस मैंने आपको समझा दिया, साइबर हमला क्या होता है। अब उसमें पॉइंट आप खुद से जोड़ने की कोशिश कीजिए, इसी से आपके लिखने की और सोचने की क्षमता डेवलप होगी। अगर आप सिर्फ सुनेंगे और नोट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे तो सोचने समझने की आपकी क्षमता डेवलप नहीं हो पाएगी। एग्ज़ाम में उसी की ज़रूरत होती है। एग्ज़ाम में कभी अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 100% तैयार करके जाऊँगा या जाऊँगी, तो ऐसा संभव ही नहीं होता है। किसी भी एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे सवाल आएंगे ही आएंगे जो आप कहीं भी नहीं पढ़ के गए होंगे, कभी देखा नहीं होगा, बस आपको वहाँ पर जाकर खुद से करना होता है उसको सोचकर। तो इसके लिए तैयार रहिए हमेशा। देखिए अगला पीटी फैक्ट है। पीटी फैक्ट में क्या है भाई? भोपाल में साहित्य कला का सबसे बड़ा उत्सव उन्मेष
ये साहित्य और कला क्षेत्र का बहुत बड़ा उत्सव होता है जो इस बार एमपी को मेज़बानी मिली है। उन्मेष, उन्मेष नाम है इसका। साहित्य और संस्कृति के सबसे बड़े और अंतर्राष्ट्रीय उत्सव उन्मेष की मेज़बानी का अवसर इस बार भोपाल को मिला है। 3 से 5 अगस्त तक, डेटिंग याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, तक यहाँ रविंद्र सभागम में 3 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया जाएगा। साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के संयुक्त आयोजन का शुभारंभ राष्ट्रपति महोदया ने किया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति जी ने इसका उद्घाटन किया है। क्या नाम है इसका? उन्मेष नाम है और साहित्य और संस्कृति का सबसे बड़ा उत्सव होता है। 575 साहित्यकार और 36 राज्यों के लोक कलाकार इसमें भाग लेते हैं। आप इसी से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने बड़े स्तर पर मनाया जाता है ये। और देखिए क्या है, दिन में साहित्य से जुड़ी गतिविधियाँ होंगी। शाम के सत्र में सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ संयोजित की जाएंगी और देश भर के 36 राज्यों के केंद्रशासित प्रदेश के जनजातीय दल बुलाए गए हैं। हर दिन करीब 12 राज्यों के दल सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देंगे। 75 से अधिक कार्यक्रम, 100 भाषाओं के 575 से अधिक लेख, ये सब कुछ होगा। उन्मेष का यह दूसरा संस्करण है। पहला आयोजन शिमला में पिछले साल हुआ था। पहला आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो शिमला में किया गया था। दूसरा आयोजन कहाँ पर? तो भोपाल में किया जा रहा है। उन्मेष का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है, एमपी में किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय उत्सव के साथ ही संगीत नाटक अकादमी द्वारा उत्कर्ष से लोक और जनजातीय प्रदर्शन कलाओं का यहाँ पर किया जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, उन्मेष कार्यक्रम को ध्यान में रखिएगा। कहाँ पर हो रहा है? तो ये हो रहा है आपका एमपी के राजधानी भोपाल में। अगला है भूमि को उपजाऊ बनाने की चुनौती। देखिए हो क्या रहा है ना, आपको नहीं पता होगा, लेकिन अति सिंचाई के कारण भी क्या हो जाते हैं, भूमि जो है वो अनुपजाऊ हो जाते हैं। जैसे अगर आपको मैं बताता हूँ, जो सिंचाई होती है ये अगर आपने नहर के थ्रू किया है, नहर से खूब ज़्यादा सिंचाई कर रहे हैं आप, यकीन मानिए आने वाले कुछ वर्षों में आपका ज़मीन जो है वो लवणीय हो जाएगा, लवण की मात्रा उसमें बढ़ जाएगी और उपजाऊ वो कम हो जाएगी। कुछ वर्षों का मतलब 10-20 नहीं, मतलब आने वाले 40-50 वर्षों में आपकी भूमि की उपजाऊ जो है वो कम हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है, अचानक से गिर जाती है, लवणीय हो जाती है। क्यों होती है? नहर सिंचाई इसका एक बड़ा कारण होता है। इसी तरह से अलग अलग कारणों से भूमि जो है वो अनुपजाऊ हो रही है। इसी को लेकर चिंता कर प्रोफेसर मान सिंह ने एक लेख लिखा है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इंट्रो लिखना सीखिएगा, इससे इंट्रो पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसी प्रकार के इंट्रो आपको भी लिखना है। इन दिनों बाढ़ व बारिश से देश का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न है। इसमें एक अंश खेती योग्य ज़मीन का भी है। अभी तो पानी की अधिकता है, लेकिन जब फसलों की सिंचाई का वक्त आता है तो पानी की कमी देखी जाती है। जब पानी नहीं चाहिए तब पानी ही पानी है, जब पानी चाहिए तो कहीं नहीं पानी है। यही हाल रहता है पूरे देश का। बिहार में पूरा खेतों में दरार पड़ गया है। उत्तर भारत के हम लोगों के घर के आसपास में कहीं बारिश नहीं हो रही, 2 बूंद हो जाती है दिन भर में, फिर उमस का रहता है। और देखिएगा बारिश कब होगी? जब सीज़न निकल जाएगा रोपनी का, तब जाके बारिश होती है। तो इसी को क्या कहा है इन्होंने कि यही दिक्कत आ रही है। और किसान नहरों में पानी आने का इंतजार करते हैं या फिर भूजल का दोहन करते हैं। भारत में बड़े पैमाने पर नहरों से सिंचाई पिछले 7-8 दशक से हो रहा है। नहर नालियों से होकर पानी जब खेतों पहुंचता है तो अपने साथ कई तरह के लवण, विशेष रूप से सोडियम क्लोराइड, जो आप नमक खाते हैं ना, वही आपके खेतों में पसर जाता है और खेत इतनी ज़्यादा लवणीयकृत हो जाती नहर सिंचाई के कारण कि बिल्कुल बर्बाद कर देता है। देखा हुआ है, मेरे गांव से भी नहर गुजरती है, कोसी वाली नहर, तो इसलिए मैंने देखा है इस हाल को। कई बार तो उसको अगर आप कुदाल से ऊपर से परत उठाएंगे तो उसमें से नमक मिल जाता है। तो ये कारण बहुत बड़ी समस्या बन रही है। यानी नमक कृषि भूमि पर ला छोड़ता है। भूजल में भी सोडियम क्लोराइड होता है, भूमि जल में भी होता है सोडियम क्लोराइड, कहीं कहीं तो कुछ ज़्यादा ही है, जो भूमि की उपजाऊ शक्ति को घटाता है। लवण हमेशा मृदा को नुकसान पहुँचाते हैं। अगला क्या है भाई? नहरों के पानी या भूजल से आने वाले लवण मिट्टी की ऊपरी सतह में ही रह जाते हैं। इनकी मात्रा बढ़ती जाती है क्योंकि उसे निकालने की कोई व्यवस्था है ही नहीं। अब मिट्टी पर लवण जमा हो रहा है, उसको निकालने की कोई व्यवस्था है ही नहीं, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो जमा हो जाएंगे और क्या करेंगे? मिट्टी को अनुपजाऊ कर देंगे। जिन खेतों पर दशकों से सिंचाई हो रही है वहाँ लवणता की समस्या विकराल रूप ले लेती है और भूमि की उत्पादन क्षमता घटाने के साथ ही वह ऊसर बन जाती है, ऊसर भूमि बना देता है। नहर सिंचाई जो है ये बहुत ही खतरनाक है। नहरों का निर्माण तो बड़े स्तर पर हो रहा है, लेकिन उससे सिंचाई जो है वो कम किए जाने चाहिए। वर्षा का सिंचाई जो होता है, वर्षा जल से, वो सबसे बेस्ट होता है। और इसीलिए इन्होंने बोला है कि नहरों से सिंचाई करके आप खेती में उत्पादन तो कर लेते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए वो सही नहीं होता है, वो नुकसान पहुँचाता है आपके खेत को। अगला क्या है? इस तरह के उदाहरण विभिन्न राज्यों की कृषि भूमि पर प्रायः देखे जाते हैं। चूँकि तटीय क्षेत्रों पर समुद्री तूफान, चक्रवात आदि का प्रकोप प्रायः होता है, इसलिए वहाँ समुद्री पानी अत्यंत खारा होता है। भूमि की उत्पादन क्षमता 1-2 दिन में ही समाप्त कर देता है। इसके लिए एकमात्र निदान ऊपर सतही जल निकासी प्रणाली यानी कि
सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम है। यह एक तरह की तकनीक है जिसमें कई तरह की नालियां होती हैं और इन नालियों के माध्यम से भूमि से लवण को बाहर किया जाता है। 4 दशक पहले इस तकनीक के नेटवर्क को सिर्फ मजदूरों की मदद से स्थापित किया जाता था। आज उन्हें पूर्णतः मशीन की मदद से तेज़ गति से स्थापित किया जाने लगा है। सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम किस प्रकार से कृषि को लाभ पहुंचाता है, तो ये मृदा को लवणीय होने से रोकता है, सरफेस के जल को अच्छे बहाव से बाहर निकाल देता है जिससे लवण वहां पर नहीं जम पाते हैं। पहले मजदूर ही सिर्फ ये काम कर पाते, तब मशीन के थ्रू भी ये काम हो पाता है और नहर सिंचाई से जो मृदा लवणीय होती है उससे बचाव करता है सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम। उपसतही जल निकास प्रणाली मिट्टी को लवणीय होने से बचाते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। आपसे ये भी पूछ सकता है पीटी में कि बताइए निम्न से कौन सा तरीका है जिसके द्वारा मिट्टी को लवणीय होने से बचाया जा सकता है, तो उपसतही जल निकास प्रणाली उसमें से एक तरीका होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बढ़ें। इन लवणीय भूजल का उपयोग झाग संवर्धन के उपयोग में लाया जा सकता है। अगला देखिए क्या है, कृषि वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा विकसित उपसतही जल निकासी तकनीक लवणता से ग्रस्त भूमि अथवा खारी मिट्टी वाले अनुपजाऊ भूमि को 2-3 वर्ष में उपजाऊ बना देती है। अब ये जो तकनीक है ये क्या कर देगी, फिर जो मृदा अनुपजाऊ हो गई है उसको अगले 2 से 3 वर्षों में फिर से उपजाऊ बना देगी और उसमें फिर से उपज हो सकते हैं। देखिए क्या है, बीते दशक में नीदरलैंड की मदद से हरियाणा व कनाडा की मदद से राजस्थान में इस तकनीक का उपयोग किया गया है। नीदरलैंड की मदद से हरियाणा में, कनाडा की मदद से राजस्थान में इस तकनीक का उपयोग किया गया है और बहुत सारी मिट्टी को दोनों राज्यों में 20 से 40 हज़ार हेक्टेयर लवणता ग्रस्त और जल भराव से प्रभावित भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। सोचिए कितना बड़ा भूमि क्षेत्र को कृषि योग्य बनाया गया होगा, कितना बड़ा असर पड़ा होगा वहाँ के किसानों के आय पर, है ना। अगला क्या है देखिए यहाँ पर कि कृषि वैज्ञानिकों के शोध में यह ज्ञात हुआ है कि जिन लवणताग्रस्त खेतों पर उत्पादकता 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, वहीं पर उपसतही जल निकासी तकनीक से कृषि उत्पादकता 2000 से 2500 5 से 4-5 गुना बढ़ गई है। कृषि उत्पादकता पहले 1 किलो धान होता था, 5 किलो धान वहाँ पर उपजा सकते हैं, 5 किलो गेहूँ उपजा सकते हैं। तो ये इसका प्रभाव है। विभिन्न अध्ययन बताते हैं कि भारत लवणता और जल भराव से प्रभावित क्षेत्रफल करीब 80 से 90 लाख हेक्टेयर। आने वाले समय में यदि सही कदम नहीं उठाए गए तो यह क्षेत्रफल और अधिक बढ़ सकता है। यदि कृषि योग्य भूमि सुधार है तो इस तकनीक का उपयोग समय से न किया जाए तो समस्या विकराल हो सकती है। भारत विश्व के 2.4% भौगोलिक भूभाग एवं 4% जल संसाधन की मदद से बहुत सारा उपज करता है। मुझे मुख्य रूप से आपको इस तकनीक के बारे में बताना था, उपसतही जल निकासी तकनीक। इसको ध्यान में रखिएगा। सब क्या लिखा हुआ है भाई, तो सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम को ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग बिहार स्पेशल पर चलते हैं। उससे पहले मैं नाइजर का आपको मैप दिखा देता हूँ। नाइजर नामक एक देश है जहाँ पर सैन्य तख्ता पलट हो गया है और ये अफ्रीका का एक देश है जहाँ पर होता ही रहता है सैन्य तख्ता पलट, तो अफ्रीका में आम बात हो गई, इतने ज़्यादा वहाँ सैन्य तानाशाह है। कुछ समय पहले सूडान में सैन्य तख्ता पलट हुआ था, नाइजर में हुआ है। तो नाइजर का मैं आपको मैप दिखाता हूँ, फिर हम लोग बिहार स्पेशल पर चल लेंगे। देखिए नाइजर है, इसकी ये राजधानी है नियामे और इसके अगल बगल के कौन कौन से देश हैं भाई, तो इधर देखिए 4 देश है। इधर नाइजीरिया है, यहाँ पर बेनिन है, यहाँ बुर्किना फासो है, यहाँ माली है, अल्जीरिया है और लीबिया इसके चारों तरफ के देश हैं। यहाँ से देखिए नाइजर नदी भी बहती है नाइजर से, और यही था अफ्रीका का ये मैप, छोटा सा देखिएगा। दक्षिण पश्चिम के भाग में है ये देश और मूल रूप से वहाँ पर है। इसका मैपिंग करके ज़रूर जाइएगा और इसकी राजधानी को भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना है। एक बार पूछा था बीपीएससी ने अफ्रीका के कुछ देशों की राजधानी के बारे में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कहाँ पर चलेंगे, बिहार स्पेशल का आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नीति आयोग ने रैंकिंग जारी की है जिसमें बिहार का रैंक कौन सा है वो मैं बता देता हूँ आपको। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है कि नीति आयोग के एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार को 22वां स्थान मिला है। एक्सपोर्ट निर्यात इंडेक्स, पिछले साल का पेपर उठाइए 68वीं बीपीएससी का, देखिए उसमें निर्यात इंडेक्स से सवाल पूछा गया है कि नहीं पूछा गया, सीधा सीधा रैंकिंग पूछ लिया गया, वो भी इस साल का नहीं, पिछले साल के नीति आयोग के रैंकिंग से सवाल पूछ लिया गया है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 30 जुलाई 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स बिहार का, देश का नहीं, पिछले साल पूछा गया था एक्सपोर्ट नहीं, लॉजिस्टिक पूछा गया था, लॉजिस्टिक इंडेक्स नीति आयोग का, उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया था, एक्सपोर्ट इंडेक्स से नहीं पूछा गया था, लॉजिस्टिक इंडेक्स से पूछा गया था, वो भी पिछले साल का 21-22 का सवाल पूछा गया था लॉजिस्टिक इंडेक्स से। ये एक्सपोर्ट इंडेक्स है, देखिए क्या है ये, ओवरऑल रैंक 22वां है बिहार का। इंडेक्स के अनुसार राज्य में सबसे अधिक
निर्यात बेगूसराय जिला से होता है। धीरे धीरे निर्यात के हर पैमाने में आगे बढ़ रहा है। अभी देश के कुल निर्यात बिहार की मात्रा 0.52% है, जिसे 2025 तक बढ़ाकर 10% करने की योजना है। राज्य एक्सपोर्ट इंडेक्स अन्य पैमाने पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बिजनेस इकोनॉमिस्ट में 27वां, निर्यात नीति मामले में 13वां, अर्थात निर्यात इकोसिस्टम 25वां, निर्यात परफॉर्मेंस में 29, लैंडलॉक स्टेट होने वाले निर्यात में बिहार का 9वां स्थान है। लैंडलॉक स्टेट होने के बाद, लैंडलॉक का मतलब क्या होता है? जिसका समुद्र से कोई सीमा नहीं लगता हो, होने के बावजूद जो राज्य एक्सपोर्ट करते उनमें बिहार का 9वां रैंक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्या, नीति आयोग ने इस बात का भी खुलासा किया कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्लस्टर योजना लागू होने के बाद से बिहार का निर्यात बढ़ रहा है तथा आज़ादी के 75 साल के अवसर पर आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बिहार से दुनिया के 75 देशों में निर्यात की योजना भी बनाई जा रही है। विदित है कि राज्य में निर्यात के लिए बुनियादी सुविधा अभी तक विकसित नहीं हुई है। न तो राज्य में अभी तक कोई विशेष आर्थिक क्षेत्र बना है, न ही कस्टम क्लियरेंस की सुविधा निर्यात को उपलब्ध करवाई जाती है। फिर भी हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। राज्य में पटना के बिहटा शहर में इनलैंड कंटेनर डिपो तो है, लेकिन वहाँ कोई विशेष सुविधा नहीं है। निर्यात के लिए पोर्ट तथा एयरपोर्ट तक पहुँचने के लिए भाड़े में सब्सिडी तक की व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि कई केंद्रीय एजेंसियाँ राज्य के निर्यात को मदद के लिए आगे आई हैं। बिहार के हस्तशिल्प उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए जहां एक तरफ राज्य एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट आगे आया है, वहीं सिल्क निर्यात को मदद के लिए इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी तैयार है। केंद्र योजना के तहत निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय मेला में भाग लेने के लिए 1.25 लाख तक की मदद दी जाती है। बिहार के 1 दर्जन से अधिक उत्पाद जीआई टैग भी निर्यात नीति नहीं होने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। स्थान क्षेत्र विशेष के उत्पाद को जीआई टैग मिलने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार आसानी से मिल जाता है, और लेकिन अभी भी निर्यात नहीं हो पा रहा। अब अगला देखिए क्या है, गौरतलब मधुबनी पेंटिंग, गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर के शाही लीची, मखान, सीतामढ़ी के सुजनी, सिक्की आर्ट्स, भागलपुर सिल्क, कतरनी चावल, जर्दालू आम, सिलाव का खाजा, मगही पान आदि को जीआई टैग मिल चुका है। और अभी किसको देने की कोशिश की जा रही है? अगला क्या है, जीआई टैग के बिना बिहार से गेहूं, चावल, मक्का, बेबी कॉर्न, सब्जी, दवाएं, चमड़े का सामान, मांस के साथ पेट्रो उत्पादों का निर्यात होता है। ज्ञातव्य है कि राज्य से होने वाले कृषि निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हुई, कृषि निर्यात बढ़ रहा है। बिहार से वर्ष 2021 से 2,671 करोड़ रुपये कृषि वस्तुओं का निर्यात किया गया है। राज्य से होने वाले निर्यात मुजफ्फरपुर की शाही लीची, भागलपुर का करतनी चावल, कतरनी होता है, करतनी नहीं होता, कतरनी चावल होता है, बहुत बेहतरीन चावल है, जर्दालू आम, गेहूँ और चावल, मक्का, बेबीकॉर्न, सब्जी आदि प्रमुख हैं। बिहार के हस्तशिल्प उत्पाद की मांग भी दुनिया में कई देशों में हो रही है और सालाना 36 करोड़ रुपये तक हस्तशिल्प वस्तुओं का भी निर्यात हो रहा है। आयात निर्यात बैंक के अध्ययन से आधारित सुझाव भी है कुछ। और क्या है भाई, तो राज्य में वेयर हाउसिंग, कोल्ड चेन के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के साथ पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर विशेष आर्थिक परिक्षेत्र का विकास करना होगा, और बस यही है इसमें तो। और वे उत्पाद जिनका कुल निर्यात में हिस्सा है, देखिए बिहार से बेगूसराय से इसलिए ज़्यादा निर्यात होता है क्योंकि वहाँ पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का रिफाइनरी है। तो पेट्रोलियम उत्पाद का 66%, मांस 6, चावल 10, दवाएं 3.7, गेहूँ 1.3, फल और सब्जी 1.2, मशीनरी 0.8, हस्तशिल्प का 1% उत्पादन बिहार से होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नीति आयोग की रैंकिंग में बिहार का रैंक कौन सा है? 22वां रैंक है एक्सपोर्ट इंडेक्स में, 30 जुलाई 2023 को जारी किया गया है। और इसी के साथ समाप्त होता है। थैंक यू सो मच आप सभी का।